आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। अब ये लोग कह रहे हैं कि बुर्का अलाउ नहीं है, हालांकि रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी रिलीजियस अटायर पहनना है तो आप चेकिंग से थोड़ी देर पहले पहुंच जाए, आप अच्छे से चेक करवा लें, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। जब एनटीए अलाउ कर रहा है तो हमको सेंटर पर क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? अगर मैं जाऊंगी तो इसके साथ जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, तो जो मंत्री निकम्मा है वो मंत्री बदलना है। बारह स्टूडेंट्स की सुसाइड हो गई है, उसके बाद कुर्सी पर बने रहना सही बात है? प्रोटेस्ट करना गलत बात है? यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। किसकी वजह से बैठे हुए हैं? किसकी वजह से बैठ पाए? मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते तो क्या हम 3 दिन तक यहाँ पर बैठ पाते? ये लोग हमें कितना भी बांट पाए, जब तक मोहम्मद भाई का साथ हमारे साथ है, कोई इस मूवमेंट को। हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों में खासकर किसी एक सोशल मीडिया ट्रेंड और एक फिनोमिना पे नहीं कह रही हूँ, पर खासकर जिस तरह का एक अपहीवल, एक गुस्सा हमने क्यूमुलेटेड रूप से स्टूडेंट्स का देखा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पिछले 10 सालों का गुस्सा है, जब देश में आपने इस बात को नॉर्मलाइज कर दिया कि 10 सालों में 86 पेपर लीक, 10 सालों में देश में ये वास्तविकता है कि हर 45 मिनट पे एक स्टूडेंट अपनी जान लेने को बाधित है। जहाँ पे आज हम यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बात कर रहे हैं कि आपने शिक्षा के प्रणाली को, एजुकेशन के सिस्टम को स्कूली शिक्षा के लेवल से खोखला किया। जब आप 1 लाख स्कूलों को बंद करते हैं किसी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान ऐसे जगहों पे जहाँ पे ऑलरेडी 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर स्कूल्स हैं, जहाँ पे दलित, आदिवासी समाज से आ रहे स्टूडेंट्स, महिला स्टूडेंट्स इतना यातायात करके वहाँ पहुँच नहीं पाते, आपने इसको रैशनलाइजेशन का नाम दिया, लेकिन आपने स्कूल बंद किए, दरवाजे बंद किए प्राइमरी शिक्षा के सबसे पहले जंक्शन पे कि ये वो आबादी है जिसको हम चाहते हैं शिक्षा से बेदखल करना। फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाए। किसके पास इस तरह के संसाधन हैं? हमने देखा कि हम तो वो बैच हैं जो 12वीं के नंबर पे यूनिवर्सिटी में आए, 4 से ज़्यादा शायद कॉलेजेस के नाम नहीं जानते थे। साइबर कैफ़े में जाकर गलती से अगर इतना हाईटेक फॉर्म भरवा भी लिया और CUET की परीक्षा में बैठ जाओगे तो ये अंजाम होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम देने जब स्टूडेंट्स गए, CUET का एग्ज़ाम अभी 10 दिन पहले की बात है, वहाँ पे आपने सर्वर को फिक्स नहीं किया, आपने बेहतर मैकेनिज्म्स इंस्टॉल नहीं किए और वापस से 13.5 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य को आपने स्टेक पर रख दिया। अलग अलग तरह से बिहार में TRE 4 की परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स लाठी खा रहे हैं, सर फुड़वा रहे हैं। यूपी में यही हो रहा है। BPSC, SSC, बैंक PO, ये तमाम वो परीक्षाएं हैं जो खाली किसी तरह से कोई बहुत प्रिविलेज सेक्शन के स्टूडेंट्स नहीं, जो जिस तरह से ओपन से अलग अलग तरह से 12वीं का पढ़ाई कर लेते हैं, BA कर लेते हैं, उनके लिए जीवन यापन का ओनली सब्सिस्टेंस है। उनको लगता है कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की शक्ल सूरत बदल जाएगी जब वो इस तरह से किसी सरकारी नौकरी को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आज यहाँ से इन तमाम मांगों में हमारी एकजुटता तो है, लेकिन ये रिएटरेट करना ज़रूरी है, चाहे वो CBSE हो, 2 साल पहले हुए नेट की परीक्षा लीक हुई, नीट भी लीक हुई, ये तमाम चीज़ें NTA, ये सिम्टम है, बीमारी भाजपा RSS है, जिसने देश में 26 साल पहले आए बिरला अंबानी रिपोर्ट को हूबहू उतारा है, NEP की सूरत में हूबहू उतारा है प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन को शिक्षा का आधार बनाने में। इसीलिए
किसी कोएम टेडुटेक जैसी कंपनी को, जहां पे फरवरी से टेंडर निकाले जाते हैं, जिस टेंडर का पहला बजट 28 करोड़ होता है, कोएम्ट को, जहां पे आंध्र प्रदेश में उसके खिलाफ ऑलरेडी केस चल रहा है वहां के हाई कोर्ट में, क्योंकि 23 स्टूडेंट्स की जान ली, 4.5 लाख स्टूडेंट्स को फेल किया, उसको आप टेंडर देते हैं और 38 करोड़ का टेंडर देते हैं, इनाम के साथ टेंडर देते हैं। आपने 17-18 में एनटीए जैसे संस्थान को लाए, क्योंकि पहले अलग अलग राज्यों में अपनी इंडिपेंडेंट परीक्षाएं होती थी, सीबीएसई और ऑटोनॉमस रूप से परीक्षाएं कराता था, एम्स अपनी परीक्षाएं कराता था। आप एक ऐसे बॉडी को लाए जो पेपर बनाने से लेके, इन्विजिलेशन से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, सेंटर से लेकर हर चीज को आउटसोर्स करेगा। वहां पे आपने किसी जालाराम ट्रस्ट से लेकर, बिहार के संजीव मुखिया से लेकर तमाम ऐसे लूप होल्स ढूंढे जहां पे आपने अपने पक्ष के लोगों को फिट किया। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख में हमारे फ्यूचर, हमारे करियर, हमारी सीट को बेच दिया। तो आज यहाँ से मुझे लगता है हम सब साथी एक पेज पर इस सवाल पर हैं कि शिक्षा को बचाने का, पब्लिक एजुकेशन को रिक्लेम करने का ये लड़ाई है आज के वक्त में। केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त हो, निशुल्क हो, बेहतर रूप से आपको यूनिवर्सल एजुकेशन देना होगा और ये राज्य के वेलफेयर के मॉडल में आने वाला चीज़ है, फंडामेंटल अधिकार है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। जय। तो वी हैव बीन लिसनिंग टू ऑल आवर टीचर्स, जिन्होंने बहुत डिटेल में यहाँ पर अपनी बात को रखा है। हम लोग पिछले कई सालों से ही देख रहे हैं किस तरीके से पेपर लीक्स की घटनाएं हो, या इस बार सीबीएसई का जो पूरा स्कैम हुआ है, हम सभी लोग देख रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि ये कोई भी आइसोलेटेड घटना नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर किया जाता है कि सरकारी संस्थाएं तो काम नहीं करती हैं, गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं वो काम नहीं करती हैं, तो प्राइवेटाइजेशन के लिए एक ग्राउंड हमेशा प्रिपेयर किया जाता है कि हमें अब प्राइवेट संस्थाओं की ज़रूरत है या और एक संस्था को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और उसी प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं कि एनटीए आ रहा है, या सीबीएसई ने जो कोएम्ट एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो ऑलरेडी तेलंगाना के एक केस में फंसा हुआ है, ऐसे एक इंस्टीट्यूशन को वो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक ग्राउंड प्रिपेयर करते हुए इस प्रोसेस में घुस रहे हैं। और डेफिनेटली जो बात यहाँ पर ऑलरेडी आई है और जिस बात को हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं कि जो प्रोसेस पहले से चला आ रहा था, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जिस प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश की जा रही है, वो है सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस। एक बॉडी रहेगी, एक एग्ज़ाम रहेगा, तो वहाँ पर करप्शन करना आसान है, डिस्क्रिपेंसीज होना आसान है। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ एकेडमिक तौर पर या सिर्फ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए एक टेक्निकल प्रोसेस की बात नहीं है, बल्कि पूरा जो एजुकेशन का जो एसेंस है, अनीता मैम जिस बात को बोल रही थी कि हम लोग अगर सड़क पे जा रहे हैं और वहाँ पर सड़कों पे जो लोग रात में सो रहे हैं, उनको देखकर अगर हमारे मन में कोई संवेदनशीलता नहीं पैदा हो रही है, तो ये हमारे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके के इंसान पैदा कर रही है। तो ये सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये सिर्फ टेक्निकली कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बात नहीं है, बल्कि एजुकेशन के एसेंस को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, सवाल करने की मानसिकता को, क्रिटिकल माइंडसेट को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, इस प्रोसेस को लाने के लिए सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और यही बहुत समय नहीं है हम लोग के पास, तो यही बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। और AIDSO जो लगातार पूरा देश भर में ही इस मूवमेंट में लगातार शामिल है, हम लोग JFME के साथ मिलके इस मूवमेंट को, जैसा सर बोल रहे थे कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं होगा, हम लोगों को ग्राउंड पे इस मूवमेंट को लेके जाना है। वी हैव टू रीच आउट टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड ऑल द कॉमन पीपल। तो सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सस्टेन्ड मूवमेंट हम लोग बिल्ड करेंगे। यही प्लेज के साथ हम लोग यहाँ से जाए, यही कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। आज यहाँ पे जो बातें कही गई है उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, बस अभी ऐसा लगने लगा है कि पहले होता था ना कि स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई करने के बाद में शायद मांगते थे कि भगवान अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे मार्क्स आ जाए। अभी शायद पेपर लीक ना हो जाए भगवान, इस तरीके का शायद एक जो है नई प्रेयर जो है ये पैदा होनी शुरू हो गई होगी। साथ ही जिस तरीके से अनीता मैम ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली है, मैं चाहूँगा कि मैं जिस स्टेट से आता हूँ, महाराष्ट्र, हमारे यहाँ पे लगभग 60,000 स्कूल्स को क्लोज़ कर दिया है। उसके साथ साथ कई हज़ार स्कूल्स जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को अडॉप्ट करने के लिए दिए गए हैं। एट द सेम टाइम जिस डिज़ाइन के तहत ये स्कूल बंद किए जाते हैं,
बोला जाता है कि क्लस्टर स्कूलों का निर्माण हमें करना है, उसमें जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है वो हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट में ऑलरेडी मौजूद है। तो देखा जाए तो इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग आपके पास नहीं है, और इसका जो इम्पैक्ट जो है खास तौर पे जो फीमेल एनरोलमेंट रेशियो जो है उस पर हो रहा है, दैट इज़ ट्रिमेंडस। और दिक्कत ये हो रही है कि इसके खिलाफ जो है, मतलब अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि अलग अलग स्टेट्स में हमें आज देखने को मिलता है कि स्कूल के लड़ाई को लेके जो है अभी पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके अपनी लड़ाई मजबूत करने की कोशिश करें। एक्सपेक्टेड आउटकम अभी उतना हमें नहीं मिल पा रहा, लेकिन शायद आगे जाके चीज़ों में बदलाव महसूस होगा। जिस तरीके से इस सरकार ने एक डिज़ाइन के तहत एनईपी को लाया और एनईपी के द्वारा जिस तरीके से अपने संस्थानों में जो बर्बादी की शुरुआत की, उसको देखते हुए लगता है कि जैसे आज VBSA बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उसी VBSA बिल के तहत जो है और ज़्यादा तबाही जो है, ग्रांट्स कम करके लोन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना। आज जामिया से लेके DU से लेके JNU तक हर जगह पे लोन्स बांटे गए हैं खैरात की तरह, और उसको वापस जो है आपको करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हर साल 10% आपको रिटर्न करनी है, फीस आपकी बढ़ेगी। इस देश का शायद कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये सस्ती शिक्षा के देने के लायक नहीं रहेगा, ऐसा सिस्टम इस देश में पैदा किया गया है। और सही बात है कि जिस तरीके से, मतलब यहाँ पे साथी ने मेंशन किया था कि बिरला अंबानी रिपोर्ट, डेफिनेटली बिरला अंबानी रिपोर्ट का यहाँ पे जिक्र करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहिए कि जिस WTO के तहत इंडिया ने जो कमिटमेंट्स थी वो नॉन बाइंडिंग थी, लेकिन हमारी सरकार जो है वो फाइनेंस कैपिटल की इतनी क्या वो कदरदान है, शायद क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्यार है उनको कि जो नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स थी उसके तरफ जो है एक एक कदम बढ़ाने का जो है ये प्लान इस सरकार ने यहाँ पे पेश किया हुआ है। तो साथियों, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स ने ही CBSE के पूरे फियास्को को एक्सपोज किया है, ये बहुत रीअश्योरिंग है हमारे लिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन इस लड़ाई में लंबे समय से शामिल है, चाहे वो WTO के खिलाफ दोहा डेवलपमेंट राउंड्स के दौरान जो 2015 में जंतर मंतर पे 7 दिनों का धरना दिया गया था, उस लड़ाई हो। उसके बाद में शायद नीट के अगेंस्ट पिछले 10 सालों से, जब अनीता ने सुसाइड की थी तमिलनाडु में, जो पहली विक्टिम थी नीट की, तब से लेकर आज तक हम लोग संघर्ष में शामिल हैं, आगे भी शामिल रहेंगे। होपफुली JFME जो एक ब्रॉडेस्ट प्लेटफॉर्म है सभी संगठनों का, वो इसको लेके हम सब साथी मिलके एक मास मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच। पूरे देश भर से युवा आए। मैं आप लोगों से अब पूछना चाहता हूं, हम लोग पूरे देश भर से यहाँ आए, क्या हम लोगों को आज प्रोटेस्ट खत्म करना है या इस्तीफा लेकर ही खत्म करना है? क्या आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज यहां बैठे रहना है या जाना है? बैठे रहना है या जाना है? तो कौन कौन यहां आज बैठे रहना चाहता है? हाथ खड़े करके बता दो। पीछे वाले बता दीजिए बैठे रहना है या जाना है? हाथ खड़े करके बता दीजिए बैठे रहना है या जाना है? 12 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है पिछले 48 आवर्स में, 6 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। क्या उसके बाद हमें बैठे रहना या जाना है? बताइए। क्या उन बच्चों को न्याय मिलने तक बैठे रहना या जाना है? बताइए। पक्की बात है, कोई पीछे हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल भी जाना पड़े, डिटेन भी होना पड़े, लाठी भी खाना पड़े, तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए, कल तक हमें यहां बैठे रहने की परमिशन दे दीजिए। हम यहां से नहीं जाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। I request the Delhi police authorities, since पूरे देश से लोग यहां पर आए हुए, पूरे देश के युवा यहां पर आए हुए और सुबह से कड़ी धूप में बैठे हुए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग यहां बैठे रहना चाहते हैं जब तक जिन बच्चों ने सुसाइड किए उनको न्याय ना मिले। पहले दिया था इसी में और उसमें मैं बुरखे के साथ मुझे अलाउ किया है, और अब ये लोग कह रहे हैं कि बुरखा अलाउ नहीं है। हालांकि रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी रिलीजियस अटायर पहनना है तो आप चेकिंग से थोड़ी देर पहले पहुंच जाए। आप अच्छे से चेक करवा लें, आप
आपको अलाउ कर दिया जाएगा। जब एनटीए अलाउ कर रहा है तो हमको सेंटर पर क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? अभी सेंटर का मैंने 3 साल लगाए अपने, और पेपर ये लोग कह रहे कि अलाउ मत करो। ऐसे कैसे अलाउ नहीं कर सकते? भाई हमने साल लगाए, हमारा पैसा गया है, हमारा वक्त गया है। ये लोग कह देंगे अलाउ मत करो, हम क्या करेंगे? हमें एक पेपर पे डिपेंड कर रही है हमारी लाइफ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर ये लोग आके कह देते हैं अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे कैसे अलाउ नहीं करोगे? कहाँ से आए हैं आप? हम ब्यावर से आए। बेटा भी किसी अधिकारी से बात की आपने? हमने बात करी है, मैम आई है, प्रिंसिपल मैम बाहर आई है, उन्होंने कहा है कि अगर उतारे तो ठीक है, नहीं उतारे तो अलाउ मत करो। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अगर मैं जाऊंगी तो इसके साथ जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अगर हमको एनटीए ने अलाउ किया है तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। आपका नाम? मेरा नाम उम्मे कुलसूम है और मैं ब्यावर से आई हूँ। अभी इस समय जंतर मंतर पर रात के 8 बज गए हैं। लगातार निवेदन करने के बावजूद दिल्ली पुलिस ना यहाँ पर लाइट्स ऑन कर रही है। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन होती है उसके लिए दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस पानी अंदर नहीं आने दे रही है, लोगों को अंदर नहीं आने दे रही है। वॉशरूम्स के पहले इन्होंने बैरिकेड कर दिया है, वॉशरूम के लिए लोगों को नहीं जाने दे रही है। दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन है, करोड़ों युवा आपकी तरफ आज देख रहे हैं। आज अगर आपने इस तरह की हरकतें जारी रखी तो करोड़ों युवाओं का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। ये लड़ाई हम आपके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम आप लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं। कितने सारे पेपर लीक इस देश में पुलिस वालों के भी लीक हुए हैं, तो थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए। करोड़ों युवा इस समय बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। लाइट्स ऑन कराइए, पानी अंदर आने दीजिए, खाना अंदर आने दीजिए, वॉशरूम का एक्सेस दीजिए, थोड़ी सी मानवता दिखाइए। देखिए, दिल्ली पुलिस से मैं लगातार संपर्क पे था, लेकिन संपर्क में रहने के बावजूद दिल्ली पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब जैसे कि आशुतोष ने बोला, वॉशरूम का एक्सेस, पानी का एक्सेस, लाइट का एक्सेस, यहाँ पे इतनी सारी विमेन प्रोटेस्टर्स है एंड लाइट इतना कम है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो दिल्ली पुलिस विल बी रेस्पॉन्सिबल। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं। यहाँ पे भले ही सारे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबकी लाइट तो इज मिनिमम समथिंग दैट वी विल रिक्वायर। तो दिल्ली पुलिस से अपील है एंड लोगों से भी अपील है कि दिल्ली पुलिस को प्लीज टैग कर करके उनको बोलिए कि यहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स आए हैं उनको ऐसा प्रॉब्लम ना पहुंचाए। दीज आर बेसिक मिनिमल ह्यूमन राइट्स, लेट अस प्लीज स्टिक टू दोज ह्यूमन राइट्स।